हेलो बच्चों। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लास्ट लेक्चर में जितने भी रिजल्ट हमने प्रूव करे थे, क्या वो आपको ध्यान है? वो सारे रिजल्ट हम आज यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। हम कोई डेरिवेशन टाइप्स नहीं करेंगे, हम फिजिक्स जानेंगे। हम आज जानेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, और जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जोड़ते हैं तो क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला तो काम है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा वो ये उठेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है वर्ल्ड वाइज, जो हम यूज करते हैं, कैन यू इमेजिन वो क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। वो कहां से आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से आता है? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हम सभी जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा है। ईएमएफ ईएमआई का एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक किसी कॉइल को अगर रोटेट करते हैं तो उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, और रीजन क्या होता है? वो थीटा चेंज होता है। थीटा चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो कॉइल क्लोज है तो करंट पैदा होगा, और उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? वह करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। बच्चों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। कॉमन सेंस है। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट इज बिकॉज ऑफ एसी ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई, सबसे पहले तो ईएमएफ ही इंड्यूस होगा। अगर कॉइल क्लोज है, अगर वो अरेंजमेंट क्लोज है, तो उसमें करंट पैदा होगा जो कि टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। उसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, सिंबल कुछ इस तरीके से होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल। इंडिया में जो सप्लाई आती है बच्चों, वो आती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अभी हम समझेंगे इसको। 220 वोल्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये है क्या। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको 220 वोल्ट का मतलब भी समझ में आएगा धीरे धीरे। क्लियर एकदम। 50 हर्ट्ज मतलब कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। बेसिकली बच्चों, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो करंट है जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। बेसिकली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है साइनोसोडियल। क्लियर एकदम। मतलब कि इस तरीके से साइन ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही है। इस तरीके से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये टाइम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, ये टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये एसी है, इसको क्या बोलते हैं? साइनोसोडियल वेव। एसी की साइनोसोडियल वेव। और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं बच्चों, और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। इस तरीके का भी एक पैटर्न होता है बच्चों, लाइक दिस। इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर वेव। ये भी टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर वेव। इस तरीके से भी होता है बच्चों, लाइक दिस। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रायंगुलर वेव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर वेव। ये भी देखिए टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक इस तरीके से होता है बच्चों वेव, लाइक दिस। इसको बोलते हैं बच्चों सॉ टूथ वेव। क्या बोलते हैं इसको? सॉ टूथ वेव। क्या ये भी एसी है बच्चों? देखना जरा, क्या ये भी एसी है? नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ये एसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ये थ्रू आउट द टाइम क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है थ्रू आउट। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये जितने भी मैंने चित्रकारी करी है, जितने भी मैंने वेव बनाए हैं, ये सारे क्या है? एसी वेव है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है ये वाली साइनोसोडियल करंट, साइनोसोडियल एसी। तो जो हमें डिटेल में और तो हम इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो हमें फाइनली डिटेल में पढ़ना है वो क्या है? साइनोसोडियल। मतलब कि इस तरीके का I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और E इज इक्वल्स टू या फिर V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके का फंक्शन हमें पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेयर I इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम t, I नॉट इज इट्स पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एंड साइन ओमेगा टी तो आपको पता ही है।
सेम केस Vt इज इक्वल्स टू V या Vt इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस EMF, V नॉट इज द इट्स पीक वैल्यू और साइन ओमेगा टी तो आपको मालूम ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हमें डिटेल एनालिसिस तो इन फंक्शंस का करना है, लेकिन ये सारे के सारे एसी हैं बच्चों, ये सारे के सारे एसी हैं एक्सेप्ट दीज। ये एसी क्यों नहीं है? कोई पूछ ले ये एसी क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों ये टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको एसी समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय एसी? तो एसी वह करंट है, एसी करंट या एसी ईएमएफ वो करंट है, इसको आप नोट करिएगा, जो टाइम के साथ बच्चों क्या करता है, जो टाइम के साथ बच्चों क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज। बहुत सारे एसी हो सकते हैं, साइनोसोडियल और स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव। लेकिन बच्चों हमारे सिलेबस में क्या है मेजरली, हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों, साइन वेव। हमारे सिलेबस में क्या है, साइन वेव। उस पर हमें डिटेल में एनालिसिस करनी है बेसिकली। अच्छा भाई चलो, ये भी हमें समझ में आ गया एसी क्या है, और छोटी छोटी सी बात करते हैं बच्चों। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, हमें इस तरीके की इक्वेशन पढ़नी है, लाइक आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर एक जनरल इक्वेशन आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर हम एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। आई टी क्या हो गया बच्चों? आई टी क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी। इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी, ये क्या हो गया बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी। क्लियर है बच्चों? आई नॉट क्या हो गया बच्चों? आई नॉट क्या हो गया? पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है बच्चों? और ये साइन क्या है बच्चों? हमारा साइनोसोडियल फंक्शन। बच्चों ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोलते हैं बच्चों फेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इसी का है। इसको क्या बोलते हैं? फेस। ये आपने 11th क्लास में एसएचएम में पढ़ा ही होगा बच्चों। इस तरीके की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, याद करो। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, y इक्वल्स टू a sin a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, वही सब कुछ है। ओमेगा टी प्लस फाइव इज नॉन एज फेस एंड दिस फाइव इज नॉन एज बच्चों फेस कांस्टेंट। याद करो, वहां पर भी इस तरीके से होता था। Phase is a function of time. Phase is a function of time. While phase constant is constant, ये क्या बताता है? At t is equals to 0, मतलब initially at t is equals to 0, what is the value of current? या XYZ, what is the value of EMF? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिकली अभी इस पर डिटेल में बात नहीं करनी, आप ये जानिए। Omega t plus phi is known as phase. It is a function of time. Yes, it is a function of time. Yes, it gives the value of instantaneous current या instantaneous voltage. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये सारे पैरामीटर आपको क्लियर है? क्योंकि इस तरीके की इक्वेशन बच्चों अब लिखी जाएगी। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एसी जनरेटर में ये ड्राइव होकर के आती है, एसी जनरेटर में ये इक्वेशन ड्राइव होकर के आती है। आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू भी निकल के आती है वहां पर। नाउ इसी तरीके से बच्चों हो सकता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, लेट्स से Vt इज इक्वल्स टू V नॉट, V से डिनोट कर लो या E से डिनोट कर लो, एक ही बात है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से होगा। एक टर्म होती है बच्चों फेज डिफरेंस। ये जो मैं वर्ड यूज करूंगा ये सारे मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं। एक टर्म होती है बच्चों फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों? फेज डिफरेंस क्या होता है? मान लो करंट की इक्वेशन है बच्चों, IT इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, एंड Vt क्या है बच्चों? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस लेट्स से प्लस 70 डिग्री या फिर प्लस 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब देखो क्वेश्चन उठेगा फेज डिफरेंस। देखो ये क्या है? फेज ऑफ करंट। ये क्या है? फेज ऑफ वोल्टेज। अगर मैं क्लियरली बोलूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट मींस आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। क्लियर एकदम? तो क्या होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 30 डिग्री। ओमेगा टी प्लस 60 माइनस ओमेगा टी प्लस 30 बराबर 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों? इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस। ध्यान रखना, फेज डिफरेंस निकालते टाइम ओमेगा टी के साथ कोई नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके का साइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्मूथ होना चाहिए।
और ये फंक्शन एकदम सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं ये साइन है ये कॉस है, अगर ये साइन है कॉस है तो उसको साइन साइन या कॉस कॉस में आपको कन्वर्ट करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और इसी तरीके से लिखा होना चाहिए। लेट्स से ऐसे नहीं कि 60 प्लस ओमेगा टी, या फिर 60 प्लस ओमेगा टी तो चल जाएगा, 60 माइनस ओमेगा टी नहीं चलेगा। देखो 60, अगर यहाँ पर 60 माइनस ओमेगा टी होता तो फेज डिफरेंस नहीं निकल सकता, क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल आउट होना चाहिए बेसिकली। फेज डिफरेंस जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं आना चाहिए, वो बताता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू बताता है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अरेंजमेंट आपको करने होते हैं, क्लियर है? वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको सब समझ में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या फेज डिफरेंस एकदम क्लियर है? क्या ये इक्वेशन एकदम क्लियर है? क्या ये जो मैं वर्ड यूज करूंगा ये वर्ड आपको क्लियर एकदम? एक वर्ड और मैं यूज करूंगा बच्चों, उसको बोलते हैं फेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको बोलते हैं फेजर और फेजर डायग्राम। बेसिकली फेजर क्या होता है? एक रोटेटिंग वेक्टर है बच्चों। एसएचएम में आपको पढ़ाया गया होगा, एसएचएम में आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में। फेजर क्या होता है बच्चों? एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। एक रोटेटिंग वेक्टर लाइक दिस, इस तरीके से एक रोटेटिंग वेक्टर, या फिर सिंपली एक एरो वेक्टर इस तरीके से लाइक दिस, एक रोटेटिंग वेक्टर, जिससे हम एसएचएम में क्या डिनोट करते थे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल यहां पर क्या है हमारे पास? करंट और वोल्टेज। हमारे पास क्या है इस बार? करंट और वोल्टेज। क्या क्या है हमारे पास? करंट और वोल्टेज। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ना बच्चों, इस रोटेटिंग वेक्टर से हम करंट और वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, करंट एंड वोल्टेज आर नॉट वेक्टर, दे आर स्केलर क्वांटिटी। फेजर डायग्राम कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बहुत क्लियरली और बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, फेजर्स आर सम रोटेटिंग वेक्टर। फिलहाल हमारे पास क्या है? करंट और वोल्टेज। तो इन रोटेटिंग वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे? करंट और वोल्टेज को। लेकिन ध्यान रखना है आपको, करंट एंड वोल्टेज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी, दे आर स्केलर क्वांटिटी, बट वी विल डील विद दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेज डिफरेंस। इन फेज डिफरेंस की वजह से हम उसको फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर एनालिसिस से सॉल्व करेंगे चीजों को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फेजर एनालिसिस अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत मत मानिए, घबराइए मत। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको क्लियरली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है एसी के बारे में? ये सब नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम और बेसिक बातों पर डिस्कशन करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसको अभी फिलहाल मैं सिर्फ निकालना सिखाऊंगा कि इसको निकालते कैसे हैं, इसकी वैल्यू को। और उसके बाद जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो समझ में आएगा जब हम अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ पढ़ेंगे। कौन कौन से एलिमेंट बच्चों? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, फिर उनके कॉम्बिनेशन के साथ, और फिर आखिरी में सीरीज LCR सर्किट। LCR, L से इंडक्टर, C से कैपेसिटर एंड R से रजिस्टर। क्लियर एकदम? हर केस में जब मैं पावर निकलवाऊंगा तब वहां आपको IRMS, एक जो टर्म अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब हमें समझ में आएगा। क्लियर एकदम? नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS और VRMS। IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ? RMS। ध्यान से सुनिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिख रहे हैं ऐसे, लेकिन जो ऑपरेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं बच्चों। मतलब सबसे पहले हम टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं और फिर उसका रूट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर? मान लो जो हमें पढ़ना है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? साइनोसोडियल फंक्शन है। मतलब कि इस तरीके का फंक्शन है, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, या फिर वोल्टेज है तो VT इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ये फंक्शन हमें पढ़ना है अभी। तो अब मान लो मुझे इसका IRMS और VRMS निकालना है।
IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अभी मैं फिर कह लूं, सिर्फ मैं निकालना सिखा रहा हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे ही हम हीट निकालेंगे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। क्लियर एकदम। अभी फिलहाल कैलकुलेट करना सीखो। देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन और फिर अंडर रूट। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है ft, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसका मीन, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट, और यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी RMS वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें स्क्वायर करना भी आता है, हमें मीन मतलब एवरेज निकालना भी आता है, और हमें अंडर रूट करना भी आता है। चलिए IRMS निकालते हैं। IRMS के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखो, I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है एकदम। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों स्क्वायर, चलिए इसका स्क्वायर करिए, आई स्क्वायर टी क्या हो जाएगा बच्चों, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, एवरेज वैल्यू के लिए सिंबल है आई नॉट, तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। याद करो मैंने सब कुछ ड्राइव करा रखा है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, चाहे वो फॉर वन कंप्लीट साइकिल हो, चाहे वो हाफ साइकिल हो बच्चों, क्या आता है 1/2। मैंने कहा था कि मैं पहले मैथमेटिक्स करा रहा हूं, चैप्टर के बीच में मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा। याद करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल एंड हाफ साइकिल कितना आता था बच्चों, जल्दी बोलो, 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन बोर्ड में आपको ये पूरा करके दिखाना है। क्लियर एकदम। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। क्लियर एकदम। ये क्या निकाल दिया बच्चों अभी तक हमने, ये क्या निकाल दिया अभी तक हमने, मीन। क्लियर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अंडर रूट। अब हमें क्या करना है बच्चों, अंडर रूट। तो ये क्या हो गया बच्चों, आई नॉट बाय रूट 2, और यही क्या है बच्चों, IRMS। मतलब IRMS क्या आती है, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आई है करंट की। इसका सिग्निफिकेंस मैं फिर बोल रहा हूं बाद में सीखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में सीखेंगे, अभी निकालना सीखो। इन द सेम मैनर बच्चों, इन द सेम मैनर, मान लो वोल्टेज गिवन है V नॉट साइन ओमेगा टी, VRMS निकालना है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, स्क्वायर। चलो भैया स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आ गया, V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, मीन। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, मीन। चलो भाई मीन निकाल ली। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी आती है बच्चों, हाफ आती है, चाहे कंप्लीट साइकिल हो या हाफ साइकिल हो। ऑल्दो हमें निकालना आता है, लेकिन हमें रिजल्ट ध्यान है। तो बच्चों ये क्या आ गया, V नॉट स्क्वायर बाय 2, V नॉट स्क्वायर बाय 2। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट। उसके बाद क्या करेंगे, V नॉट बाय रूट 2, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, VRMS। सो फिलहाल IRMS और VRMS कितना आ गया, IRMS आई नॉट बाय रूट 2, VRMS V नॉट बाय रूट 2। क्या ये रिजल्ट है, क्या ये प्रूफ है, क्या है, इसको हमें रख लेना चाहिए कि हमेशा यही आएगा? नहीं बच्चों, इसको याद मत कर लेना, ये तो हमें रिजल्ट पता था, ये तो हमें रिजल्ट पता था। अदरवाइज हमें मीन निकालना आता है प्रॉपरली, इसका मीन निकालना हमें आता है इंटीग्रेशन के माध्यम से, लेकिन वो 1/2 आएगा, हमें पता है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। अभी मैं और फंक्शन कराऊंगा, उसके IRMS VRMS निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे, वो हम जानेंगे। क्लियर एकदम। बेसिकली आप पहले प्रोसीजर समझो, और फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। बस ये देखो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, अब इस कांस्टेंट वैल्यू पर ही मैं चर्चा करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम और प्रॉब्लम करेंगे अभी। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। मान लो बच्चों एक प्रॉब्लम है, I इज इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, ये गिवन है। वो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। चलिए सॉरी, फाइंड द IRMS फॉर दिस वन कंप्लीट साइकिल। RMS वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं IRMS। IRMS के लिए सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला काम IRMS स्क्वायर करो। चलिए स्क्वायर करते हैं। अच्छा भाई स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करेंगे हम अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को कह सकते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए बच्चों स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो क्या आ जाएगा I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज निकालना है फॉर कंप्लीट साइकिल प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। चलिए अब हमें तो रिजल्ट मालूम है साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा 0 प्रूव्ड है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होगा हाफ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होगा हाफ। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1/I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। क्लियर है बच्चों। ये क्या निकाल दिया आपने, ये क्या निकाल दिया बच्चों स्क्वायर करके उसका मीन। अब क्या निकालेंगे बच्चों हम अंडर रूट। अब क्या निकालेंगे हम अंडर रूट तो यही रिजल्ट आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2 और यही क्या हो जाएगा बच्चों RMS वैल्यू ऑफ करंट। अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है और इस कांस्टेंट वैल्यू पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक अच्छी प्रॉब्लम है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है I इज इक्वल्स टू I0 e की पावर माइनस टी बाय टाउ। इसको बोलते हैं बच्चों टाउ, इसको बोलते हैं हम टाउ। क्लियर है एकदम। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर टाइम इंटरवल t0 से t इज इक्वल्स टू टाउ। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट तो हमें याद नहीं है, हमें प्योर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले वही है प्रोसीजर, वही है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले तो क्या आ गया बच्चों ये I0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2t बाय टाउ। अब क्या करेंगे बच्चों हमें मीन निकालना है, इसका मीन। मीन कैसे निकालते हैं बच्चों फॉर वन कंप्लीट साइकिल। I0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, बेसिकली हमें इसका मीन निकालना है। हमें इसका मीन निकालना है तो कैसे होगा बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2t बाय टाउ dt। टाइम इंटरवल क्या है 0 से टाउ अपॉन में dt 0 से टाउ। बेसिकली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो टाउ ही आने वाला है, सभी को मालूम है। चलिए अलग से पहले मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूं। 0 से टाउ e की पावर माइनस 2t बाय टाउ dt। क्लियर है। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों e की पावर x और अगर उसके साथ कुछ चीज है तो वो डिवीजन में आ जाता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों e की पावर माइनस 2t बाय टाउ। क्लियर है एकदम। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों नीचे क्या आ जाएगा माइनस 2 बाय टाउ और लिमिट कितनी लग जाएगी बच्चों 0 से टाउ। क्लियर है एकदम। तो यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस टाउ ओवर 2 माइनस टाउ। इस टाउ को ऊपर ले जाते हैं, इस टाउ को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस टाउ ओवर 2। सॉल्व करेंगे तो e की पावर टाउ पुट करेंगे तो माइनस 2 टाउ बाय टाउ माइनस e की पावर 0। क्लियर है। टाउ से टाउ कैंसिल, माइनस साइन को अंदर भेज दो बच्चों तो क्या आ जाएगा टाउ बाय 2। ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 1 माइनस e की पावर माइनस 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो टाउ बाय 2 तो क्या आ जाएगा बच्चों e की पावर माइनस 2 को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन में e की पावर 2। एलसीएम ले लोगे तो e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। ये अभी हमने क्या सॉल्व किया इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया है बच्चों मैथमेटिक्स से। क्लियर है एकदम। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। क्लियर है। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। I0 स्क्वायर की जगह I0 स्क्वायर बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है टाउ बाय 2 e की पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में e का स्क्वायर और अपॉन में बच्चों ये टाउ अपॉन में ये टाउ। टाउ से टाउ कैंसिल बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों अब क्या करेंगे जल्दी जल्दी बोलो। इसका अंडर रूट कर लेंगे RMS निकालने के लिए। अब क्या करेंगे बच्चों इसका अंडर रूट। इसका अंडर रूट करोगे तो देखो क्या क्या चीज बाहर आ जाएगी। I0 स्क्वायर का I0 और e स्क्वायर का e बाहर। दैट मीन्स I0 बाय e बाहर। अंडर रूट में क्या बच जाएगा बच्चों e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ RMS। अगेन अ कांस्टेंट टर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छी प्रॉब्लम थी। सिंपल हमने क्या करा पहले स्क्वायर कर दिया,
तो आई नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ। अब उसका क्या करना है, मीन निकालना है। मीन के लिए तो कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स से पूरा सॉल्व किया, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसके बाद आखिरी में अंडर रूट निकाल करके हमने क्या निकाल दिया, IRMS। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन प्रॉब्लम को आप नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम हम ग्राफ से रिलेटेड कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए वोल्टेज टाइम ग्राफ दे रखा है, ये इस तरीके से वोल्टेज टाइम ग्राफ दे रखा है कि बच्चों वोल्टेज टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, वोल्टेज टाइम ग्राफ इस तरीके से वेरी कर रहा है। क्लियर एकदम। वो पूछ रहा है फाइंड VRMS फॉर वन कंप्लीट साइकिल। देखिए एक साइकिल यही है बच्चों इसकी, लाइक दिस, बार बार ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। सो दैट इज द वन कंप्लीट साइकिल, मतलब 0 से t, टाइम भी गिवन है। अब देखो बच्चों RMS वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर एकदम, मतलब वोल्टेज चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता ही है आपको, y = mx + c। फिलहाल c इसका क्या होगा, 0, क्योंकि ये लाइन कहां से पास हो रही होगी, ऑरिजिन से। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा बच्चों, v, y = mx + c में बच्चों c क्या हो जाएगा फिलहाल इसका 0। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज m। स्लोप क्या होता है, स्लोप इसका कांस्टेंट होगा विच इज Δy/Δx। डेल्टा y क्या होगा बच्चों, v0, डेल्टा x क्या होगा, t। दैट मींस v0/t, स्लोप पता चल गया, x की जगह बच्चों t, और c क्या है इसका 0। तो हमें ये पता चल गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा बच्चों, v0² t² इंटू t²। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, मीन कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं, v0² t², ये तो कांस्टेंट है, t² dt अपॉन में dt, लिमिट 0 से t, 0 से t। क्लियर एकदम। चलिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, बच्चों तो क्या आ जाएगा, v0² अपॉन t²। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, इसके सिंप्लीफाई कर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, t³ 3 लिमिट पुट करेंगे, कैपिटल t³ 3 माइनस 0, दैट मीन्स t³ 3 अपॉन में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, t। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये बन जाएगा t³ और t³ से कैंसिल, सो क्या आ गया बच्चों, v0²/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स स्क्वायर करके मीन तक हम पहुंच गए, वो क्या आ रहा है, v0²/3। अब तो सिंपली बच्चों क्या करना है, अंडर रूट क्या आएगा बच्चों इसका, v0 अपॉन में √3, और यही क्या है बच्चों, अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू, यही क्या है, VRMS। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा हीट, जब मैं आपको हीट निकालना, पावर निकालना सिखाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए एक और सिंपल सा ग्राफ है यहाँ पर करंट और टाइम का, लेकिन उसने देखिए RMS नहीं पूछा इस बार। RMS इस तरीके से हम कैलकुलेट अप कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ आ जाए, ट्रायंगुलर वेव आ जाए, स्क्वायर वेव आ जाए, कोई सी भी वेव आ जाए, अब हम निकाल लेंगे। साइनसोइडल वेव का तो हमने पता ही है। क्लियर है एकदम। अब मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ है, वो सिंपली ये पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। साइकिल तो एक यही है बच्चों, क्योंकि यही रिपीट भी हो रही है और टाइम इंटरवल भी गिवन है t। क्लियर। एवरेज वैल्यू के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ft dt 0 से या फिर t1 से t2 जो भी टाइम इंटरवल है, अपॉन में dt t1 से t2। ये बच्चों क्या आ जाता है, अगर ग्राफ दे रखा हो तो ये क्या आ जाता है बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये क्या होगा अपना ट्रेपीजन का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये और ये कितनी है बच्चों, t, और ये कितनी है बच्चों, t/2। दैट मींस t + 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3t/2 इंटू हाइट कितनी है बच्चों, I0। क्लियर है। तो क्या आ गया बच्चों, 3t I0/4, और टाइम इंटरवल क्या आएगा बच्चों, ये टाइम इंटरवल क्या आएगा, t। सो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया बच्चों, जल्दी बोलो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया, 3t I0/4 अपॉन में t। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3I0/4। आंसर क्या आ गया, 3I0/4।
क्या आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? ग्राफ से वैल्यू निकालनी आ गई है, क्लियर एकदम? आज को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट एलिमेंट विद एसी सप्लाई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें 3 तरीके के एलिमेंट पढ़ने हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। सबसे पहले बच्चों हम अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग एनालिसिस करेंगे, फिर दो का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और फिर आखिरी में तीनों का एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सीरीज LCR सर्किट, जो कि हमें पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट उस तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, आपको क्लियरली समझ में आएगी। एक एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, फेज के बारे में डिस्कस करूंगा, फेजर डायग्राम बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, कौन कौन किसका फेस आगे है, किसका फेस पीछे, बहुत डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत डिटेल में। आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑल्टरनेटिंग सप्लाई विद रजिस्टर। रजिस्टर के साथ बेसिकली अभी हम डील करने वाले हैं। मान लो बच्चों एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और उसको मान लो मैं एक AC सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं, एक AC सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं। लेट्स से इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं VT इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी बच्चों, क्लियर है एकदम? मान लो मैंने एक AC सोर्स से इस रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बच्चों एक करंट दौड़ रहा होगा, और वो करंट भी किसका फंक्शन होगा बच्चों? टाइम का, क्लियर एकदम? वो करंट भी किसका फंक्शन होगा? टाइम का, वो मुझे निकालना है। अब बच्चों देखो सिंपली यहाँ तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा ना। सो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल्स टू IR। I क्या होगा बच्चों? V बाय R, क्लियर एकदम? सुन लो पहले V क्या है, एक एक चीज को सुनना। V क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ दिस सोर्स एट एनी टाइम t। V0 क्या है? इट्स पीक वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और साइन ओमेगा टी क्या है बच्चों? ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, जो कि इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। वो क्या होगा बच्चों? V बाय R। V की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा बच्चों? V0 साइन ओमेगा टी बाई R, क्लियर है? देखो बच्चों V0 एक कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट, तो क्यों ना इसको एक नया नाम दे दिया जाए, एक नया कांस्टेंट, लेट्स से I0 साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया? I0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। I0 क्या है बच्चों? I0 क्या है यहाँ पर? पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट। वो कैसे निकाली आपने? पीक वैल्यू, सारा खेल इसी का ही है। पीक वैल्यू कैसे निकाली है बच्चों आपने? सिंपली V0 बाय R, मतलब पीक वैल्यू ऑफ दिस AC सप्लाई अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। ऐसे हमने निकाली है पीक वैल्यू। और ये कंप्लीट क्या है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम t, क्लियर है? दैट मीन्स क्या क्या इक्वेशन आ गई अपने पास? Vt इज इक्वल्स टू बच्चों V0 साइन ओमेगा टी, It इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? हर बार हमें यही निकालना है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? करो फेज डिफरेंस निकालो। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ गया बच्चों? 0। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, सिंपल ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं बच्चों, तो देखो करंट की वजह से ईएमएफ है या ईएमएफ की वजह से करंट है? ईएमएफ की वजह से करंट है, ध्यान से सुनना। ईएमएफ की वजह से करंट है, क्लियर एकदम? दैट मींस अगर मैं इसका ईएमएफ ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या होगी इसकी पीक वैल्यू, और ये क्या होगी बच्चों? इसकी पीक वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू बच्चों V0 और माइनस V0, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन पर डिपेंड करेगी, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है 1 और -1। चलिए टाइम इंटरवल दिखाऊंगा तो ये सिंपली 0, ये क्या होगा T/4, ये क्या होगा बच्चों T/2, ये सब हम बात कर चुके हैं। ये क्या होगा 3T/4, ये क्या होगा T। अब इसी में अगर मैं करंट का ग्राफ दिखाऊं तो कैसे होगा बच्चों? सेम, एग्जैक्टली सेम, बस मैक्सिमम वैल्यू कुछ कम ही होने वाली है। देखो V0/R है, I0 क्या है? V0/R, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो कम ही होने वाली है।
तो मतलब करंट का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से जाने वाला है, करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला है। कहने का मतलब है जहां जहां, कहने का मतलब है जहां जहां करंट जो है, जहां जहां वोल्टेज जो है लीस्ट है, वहां वहां करंट भी लीस्ट है। जहां जहां वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पर है, जिस भी टाइम पर उसी टाइम पर करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज नो लीड और लैग, there is no phase difference between current and voltage in case of प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये क्या है बच्चों? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब इसको बच्चों मुझे फेजर के साथ दिखाना है। फेजर क्या है मैंने पहले ही बता रखा है, एक रोटेटिंग वेक्टर है। क्लियर है एकदम? देखो अब यहां पर देखो बच्चों एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब यहां रेफरेंस लेना पड़ेगा या तो करंट और वोल्टेज। देखो बच्चों हमें आखिरी में क्या पढ़ना है? हमें आखिरी में क्या पढ़ना है? सीरीज एलसीआर सर्किट। और क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, दैट इज द रीजन ओनली आई विल टेक करंट एज अ रेफरेंस। क्लियर एकदम? मान लीजिए सर्किट में करंट यहां पर है तो वोल्टेज भी बच्चों यहीं पर ही होगी इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यही आपको बता रहा है, यही दो फेजर आपको बता रहे हैं, करंट और वोल्टेज के ये दोनों फेजर आपको बता रहे हैं। देयर इज नो लीड और लैग इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। माइंड माय वर्ड, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए। आगे हम चलेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, व्हेन an inductor of inductance L is connected with the AC source of EMF V is equals to V naught sin omega t. Again Vt is the instantaneous voltage at any time t. V naught is its maximum value. Now we need to find current. अब बच्चों आपको पता होगा इसके अक्रॉस जो EMF होती है वो होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो L di/dt हमने पढ़ रखा है। क्लियर एकदम? L di/dt और ये EMF इसके बराबर होगी किसी भी एक टाइम पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर L di/dt। क्लियर एकदम? तो यहां से di अगर मैं निकालूं बच्चों तो di क्या आ जाएगा? यहां से di सिंपली क्या आ जाएगा? V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्मॉल करंट निकाल दिया। कंप्लीट निकालने के लिए बच्चों क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। कंप्लीट निकालने के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। V नॉट बाय साइन ओमेगा टी का क्या होगा बच्चों? साइन ओमेगा टी का क्या होगा? जल्दी बोलो। साइन ओमेगा टी का क्या होगा? -1 बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दैट मीन्स माइनस ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट अभी क्या निकाला बच्चों आपने? इंस्टेंटेनियस करंट माइनस V नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों? बच्चों इसको बोलते हैं XL। क्या बोलते हैं इसको? XL माइनस V नॉट बाय XL कॉस ओमेगा टी। और XL को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। बिल्कुल ठीक बात है, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्योंकि ये किसका अपोज करता है? चेंज इन द करंट का। तो इसको क्या नाम दिया बच्चों? इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट क्या ही होती है बच्चों? ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही एक तरीके का। अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? आई नॉट। इसको V नॉट भी कांस्टेंट, XL भी कांस्टेंट। बेसिकली XL की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा इंटू L। XL की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा इंटू L। ओमेगा भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो IT को हमने लिख दिया माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब आई नॉट क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। वो निकाली कैसे? देखो बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जब समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं ये निकाली कैसे है? कैसे निकाली है? पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स V नॉट अपॉन में
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अभी फिलहाल सर्किट में क्या रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल सर्किट में क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर विच इज XL। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अभी आपको एक बात बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मतलब था। ठीक है भाई, अब देखो इस माइनस साइन को हमें खपाना है और कॉस को साइन में टर्म में लिखना है। क्यों, क्योंकि v कैसा फंक्शन है बच्चों, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमें फेज डिफरेंस चाहिए तो सब कुछ सेम होना चाहिए, यहाँ पर साइन होना चाहिए और यहाँ पर ही प्लस होना चाहिए। देखो कॉस को अगर साइन की टर्म में लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 या फिर साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो बच्चों यहाँ पर ओमेगा टी प्लस में है, यहाँ ओमेगा टी माइनस में है, तो हमें इसको हटाना ही होगा किसी तरह से, इस माइनस को भी हटाना होगा। तो आपको पता है मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये स्वैप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यू नो वेरी वेल। तो माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, मतलब माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आई नॉट साइन, इसको इंटरचेंज कर लो सिंपली, माइनस साइन अंदर ले जाने का मतलब है आई नॉट माइनस पाई बाय 2। अब हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। क्लियर है बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, v क्या है, vt क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, it क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, क्या आएगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, पाई बाय 2 का। फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, पाई बाय 2 का। अब हम देखेंगे कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। देखो ये क्या है, साइन ओमेगा टी, और ये क्या है किसी भी इंस्टेंट पर साइन, ये क्या है किसी भी इंस्टेंट पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब कि करंट क्या कर रहा है, मतलब कि करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लैग। कितने से लैग कर रहा है बच्चों, पाई बाय 2 से। कितने से लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से। या फिर वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। कितने से कर रही है, पाई बाय 2 से। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए समझने के लिए बोल सकते हैं, लीड और लैग करंट ही करता है। लीड और लैग, मैं फिर बोल रहा हूं, लीड और लैग क्या करता है, करंट। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अब इसकी प्रॉपर वर्डिंग सुनो, ध्यान से सुनना। द फेस ऑफ करंट lag the face of voltage by pi by 2। प्रॉपर बोलो, प्रॉपर बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने बोला the face of current lag the face of voltage by pi by 2, या फिर the face of voltage lead the face of current by pi by 2। मतलब यहां से यहां तब आएगा, अगर करंट की इक्वेशन दे रखी है, वोल्टेज चाहिए, तो क्या करूंगा, इसके फेस में पाई बाय 2 ऐड कर, तब ये आएगा। बिल्कुल आ रहा है, देख लो। तभी मैंने बोला द फेस ऑफ वोल्टेज लीड द फेस ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। और उल्टा बोलना है, मतलब एकदम परफेक्ट बोलना है, द फेस ऑफ करंट लैग द फेस ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2। मतलब कि अगर ये गिवन है, इससे ये चाहिए, तो इसके फेस में पाई बाय 2 माइनस कर, यही आएगा। देखो क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स अगर मुझे इसको फेजर से दिखाना है तो आपको पहली बात तो ये पता ही होगी कि मैं रेफरेंस क्या लूंगा, करंट। सिर्फ मैं रेफरेंस क्या लूंगा, करंट। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, रेफरेंस करंट लूंगा, क्योंकि आखिरी में मुझे सीरीज एलसीआर पढ़ना है और सीरीज में करंट सेम होता है, दैट्स व्हाई। चलो अगर मैं करंट ऐसे दिखा रहा हूँ, करंट का फेजर ऐसे दिखा रहा हूँ, तो वोल्टेज का फेजर किधर दिखाऊंगा, वोल्टेज बच्चों क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से, पाई बाय 2 से। तो वोल्टेज का फेजर मैं ऐसे दिखाऊंगा, लीड कराते हुए। द फेस ऑफ वोल्टेज लीड द फेस ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। अब मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूं, मान लो इसी में ही, मान लो क्वेश्चन ये है, करंट है लेट्स से I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये है। अब वोल्टेज की इक्वेशन बना ली है, तो ठीक है यार, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन। अब सुनो, इसके केस में क्या है, द फेस ऑफ वोल्टेज लीड द फेस ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज का फेस लीड कर रहा है करंट के फेस से पाई बाय 2। मतलब करंट की इक्वेशन पता है, वोल्टेज चाहिए, तो ठीक है यार, इसके फेस में पाई बाय 2 ऐड कर दे। मतलब आंसर क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस
90। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब वही अगर मान लो v की इक्वेशन गिवन है v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री और करंट चाहिए, तो ठीक है यार, आई नॉट साइन। अब सुनो, वोल्टेज गिवन है, करंट चाहिए। आपको पता है द फेस ऑफ करंट लैग द फेस ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2, तो इसका फेस पता है ना, इसके फेस पे माइनस 90 डिग्री कर दे तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस 60 माइनस 90। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये फेजर डायग्राम आपको क्लियर हो पा रहा है या नहीं? क्लियर एकदम कंसेप्ट। और अगर मान लो मैं वेव इक्वेशन बनाऊं तो सिंपल है बच्चों, वेव इक्वेशन बनाऊं तो सिंपल है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं इस तरीके से वोल्टेज दिखा दूंगा, ये 0, ये क्या हो जाएगा t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t, ये v0, ये माइनस v0। तो करंट का देखो, करंट का क्या बनेगा बच्चों? करंट का क्या बनेगा? कॉस। करंट का क्या बनेगा? कॉस और नेगेटिव में, मतलब यहां से चालू होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? जहां जहां साइन मैक्सिमम वहां वहां कॉस 0, जहां जहां साइन 0 वहां वहां कॉस मैक्सिमम। बट ये माइनस साइन है इसलिए मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, तो इस तरीके से कुछ कहानी बच्चों बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है आपका? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है? इस तरीके से और ये कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। बेसिकली आपको तो ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त है। द फेस ऑफ वोल्टेज लीड्स द फेस ऑफ करंट बाय पाई बाय 2, या फिर द फेस ऑफ करंट लैग्स द फेस ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2। और इन कुछ क्वेश्चन से मैंने आपको चीजें और अच्छे से समझा दी। क्लियर है? इसको आप नोट करिए, कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विद प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब कैपेसिटर के साथ। बहुत ही सिंपल है एकदम। ठीक है भाई, अगेन वही रिपीट टेलीकास्ट, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका कैपेसिटेंस है C। हमें करंट की इक्वेशन चाहिए। यू नो वेरी वेल Q बराबर CV, दैट मींस Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा बच्चों? C की जगह C और V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, चार्ज पता है, करंट निकालना है तो सिंपल, I इज इक्वल्स टू बच्चों क्या करोगे? I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये v नॉट ओमेगा c कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़े से एडजस्टमेंट हम करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? v नॉट अपॉन में 1 बाय v नॉट अपॉन में 1 बाय ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? इसको बोलते हैं बच्चों XC। तो v नॉट अपॉन में XC कॉस ओमेगा टी, और इसको बोलते हैं बच्चों I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये XC क्या है? जैसे XL था तो XC क्या है बच्चों? 1 अपॉन में XC क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन में ओमेगा सी। और ये क्या है बच्चों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटिव reactance, that means resistance offered by the capacitor। अगेन इसकी यूनिट क्या होगी? ओम, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही बच्चों। अब देखो, हमने आई नॉट जो कि करंट की पीक वैल्यू थी वो कैसे निकाली? बार बार बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा अभी। कैसे निकाली? वी नॉट जो कि वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू थी, अपॉन में XC, और यहां पर XC क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, मतलब कि सर्किट का रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है? अब देखो V इज इक्वल्स टू वोल्टेज की इक्वेशन क्या है बच्चों? वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या है बच्चों? I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, या फिर साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर एकदम? देखो, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी नहीं कर सकता क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो सिंपली क्या लिख दूंगा इसको मैं? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
pi by 2. Now what is the phase difference between current and voltage? Again pi by 2, but in this case current lead the phase of voltage by pi by 2, या फिर voltage lags the phase of current by pi by 2. लाइन सुनिए, जबरदस्त लाइन सुनिए. Current in case of purely capacitive circuit, current, the phase of current lead the phase of voltage by pi by 2. That means अगर आपको voltage का phase, applied voltage का phase पता है और current चाहिए, तो voltage के phase में pi by 2 ऐड कर दो. या फिर अगर आपको करंट का फेस पता है और वोल्टेज का फेस चाहिए, तो करंट के फेस में पाई बाय 2 माइनस कर दो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? कंसेप्ट एकदम क्लियर है. दैट मीन्स अगर मैं इस चीज को फेजर से दिखाऊं बच्चों, तो सिंपली यहां पर अगर मैं करंट ले लूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? अप्लाइड वोल्टेज. That means the phase of voltage lags the phase of current by pi by 2. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको अगर ग्राफ की टर्म में आपको दिखाना है, तो लेट्स से ये अपना क्या हो गया? वोल्टेज का ग्राफ. ये अपना क्या हो गया? वोल्टेज का ग्राफ. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? करंट का कैसे चलेगा बच्चों? कॉस के साथ, वो भी पॉजिटिव है. दैट मीन्स यहीं से ही शुरू होगा लाइक दिस. तो करंट विल बी लाइक दिस. करंट विल बी इस तरीके से करंट का ग्राफ चलेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्लियर एकदम कंसेप्ट. इस तरीके से करंट का ग्राफ चलेगा. लेट्स से दिस इज I नॉट एंड हियर इट इज माइनस I नॉट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मैंने क्यों बोला द फेस ऑफ वोल्टेज करंट लेग्स द फेस ऑफ करंट बाय पाई बाय 2, या द फेस ऑफ करंट लीड द फेस ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2? लेट्स से क्वेश्चन इज दिस: V is equals to V naught sin omega t minus 30 degree. What is the instantaneous current in case of purely capacitive circuit? You know that the phase of current lead the phase of voltage by pi by 2. That means I क्या होगा? I naught sin omega t minus 30 plus 90. The phase of current lead the phase of voltage by pi by 2. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे. चलिए बच्चों, जो हमने पढ़ा एक बार उसको शॉर्ट में रिकॉल करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मान लो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज ये है, तो अप्लाइड करंट ये आएगा. देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. और अगर फेजर से दिखाऊंगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाए, अप्लाइड वोल्टेज इज दिस, तो अप्लाइड करंट इंस्टेंटेनियस करंट क्या आएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. दैट मींस द फेस ऑफ करंट लीड द फेस ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2. और इसके केस में जो रेजिस्टेंस आता है सर्किट का, वो आता है XC बराबर 1 में ओमेगा सी. और इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अगर फेजर बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा. करंट और वोल्टेज जो है लैग करेगी. ये क्या आएगा बच्चों? प्योरली इंडक्टिव सर्किट. इस केस में करंट क्या आएगा? इस केस में करंट क्या करेगा? लैग द फेस ऑफ करंट, लैग द फेस ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2. फेजर कुछ इस तरीके से बनने वाला है. अब देखो बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक ही ग्राफ में मान लो मैं ओमेगा वर्सेस आर, एक्सएल और एक्सी ग्राफ बनवाऊं, तो देखो आर तो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है. एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इस तरीके का ग्राफ, ये XC हो गया, ये R हो गया, और XL क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इस तरीके का ग्राफ आएगा. ये क्या हो गया बच्चों? अपना XL. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट. ये एकदम शॉर्ट ओवरव्यू टाइप मैंने आपको दे दिया. अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके कॉम्बिनेशन. एक बार आप इनको नोट करिए, इसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं. Now we will see their combination. मान लीजिए हम LR सर्किट देखते हैं. यहाँ पर क्या है? ये LR सर्किट, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और उसको मैंने
एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया और लेट से इस बार मैंने करंट की इक्वेशन ले ली। लेट से करंट इज I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और हमें बताना है व्हाट इज द अप्लाइड ईएमएफ। देखो बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे रजिस्टर, प्योरली रजिस्टर के केस में नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहां पर भी अभी करंट लैग ही करेगा या फिर वोल्टेज लीड ही करेगी। दैट मीन्स फॉर श्योर इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे ही आने वाली है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन हम इसको फेजर से समझेंगे, हमें फाई निकालना है, हमें वी नॉट निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम रेफरेंस क्या लेके चलेंगे बच्चों? करंट, क्योंकि सीरीज में क्या चीज सेम होती है बच्चों? करंट। मान लीजिए करंट इसमें इस तरीके से है तो वी आर, देखो क्या क्या टर्म में यूज करूंगा, वी आर नॉट लिख देता हूं मैं यहां, वी एल और वी एल नॉट। वी आर क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और वी आर नॉट क्या है? उसकी पीक वैल्यू। वी एल क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, एंड वी एल नॉट क्या है? उसकी पीक वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे, पीएचडी कर लेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा भाई करंट की इक्वेशन मुझे पता है, यहां पर अगर मैं चलूं तो करंट ऐसे है तो वी आर कैसे बनाऊं मैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बनाऊंगा। क्यों अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बनाऊंगा? क्योंकि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ध्यान से सुनो एक एक वर्ड को। अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो वीएल किधर बनाऊंगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड द फेज ऑफ करंट बाय पाई बाय 2, बट यू नो वेरी वेल लीड और लैग कौन करता है? करंट। अभी हम सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि वोल्टेज लीड और वोल्टेज लैग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अब देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना है। क्या ये बात क्लियर है? ये बात तय है एकदम। अब देखो इसको हम फेजर पर उतारते हैं, बहुत जबरदस्त चीज होती है बच्चों फेजर। सुनना जरा, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे हमने रेफरेंस क्या ले लिया बच्चों? करंट। तो वी आर किधर बनाऊंगा बच्चों? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सुनो जरा, वी आर किधर बनाऊंगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और वी एल किधर बनाऊंगा बच्चों? वी एल किधर बनाऊंगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें पता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है करंट से बाय पाई बाय 2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो कहीं इसके बीच में से जाएगा और वही क्या होगा बच्चों? वी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में से जाएगा और वही क्या होगा? वी अप्लाइड वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट वी विल ट्रीट इट लाइक अ वेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेज डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस ट्राइंगल से या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम समझ लो या फिर वेक्टर एडिशन समझ लो, हम बोल सकते हैं बच्चों वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अब बेसिकली हम इसका पीक वैल्यू की अगर हम बात करें, इसके पीक वैल्यू की बात करें, लेट्स से वी नॉट स्क्वायर वी एल नॉट स्क्वायर प्लस वी आर नॉट स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे वी एल नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? आई नॉट इंटू एक्सएल। याद आ रही है ना चीजें? वी आर नॉट को क्या लिख सकता हूं बच्चों? आई नॉट इंटू आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट? एकदम क्लियर है। अच्छा भाई हमें समझ में आ गया। देखिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते। कोई बताएगा क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट इन द सर्किट एंड वोल्टेज एट एनी टाइम t।
we don't know what is the phase difference between current in the circuit and potential drop and applied EMF at any time t. हमें नहीं पता, ये तो उसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके साथ तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लिख नहीं सकते, इसको ध्यान से समझ लेना, हम ये नहीं लिख सकते, ये बोर्ड में भी पूछ लेता है कभी कभार, क्या ये आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज करेक्ट, नो, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, हमें नहीं पता ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, आई क्या है, करंट इन द सर्किट, वी क्या है, वी क्या है यहाँ पर, वी क्या है यहाँ पर, अप्लाइड ईएमएफ एट एनी टाइम t। क्या आपको दोनों के बीच में फेस रिलेशनशिप अभी तक पता है? नहीं पता। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलो भाई अब यहाँ पर चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी। तो VL नॉट की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर। VR नॉट की जगह आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल के यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, V नॉट स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो V नॉट आई नॉट अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो V नॉट बाई आई नॉट क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो V नॉट बाई आई नॉट क्या है, V नॉट क्या है, V नॉट क्या है, V नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा आपको, इंपीडेंस, मतलब कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ऐसे हमने निकाला नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसको डिनोट करते हैं बच्चों Z से। अगेन इसकी यूनिट क्या ही होने वाली है, ओम। ये क्योंकि क्या है, ये रेजिस्टेंस ही तो है। इंपीडेंस इसको बेसिकली बोलते हैं, इंपीडेंस क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस, मतलब कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दैट मींस हमने क्या प्रूव कर लिया, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर हो रहे हैं आपके कंसेप्ट? अच्छा भाई। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान से देखो, मान लो इसके बीच में फेज डिफरेंस है लेट्स से 5, क्लियर एकदम, इसके बीच में फेज डिफरेंस है लेट्स से 5, क्लियर एकदम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे यहां से tan phi निकालना है, अगर मान लो मुझे यहां से tan phi निकालना है, tan phi निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लेट्स से इसको V नॉट से ही रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, tan phi निकालना है, तो इस ट्राइंगल पर गौर फरमाओ, इस ट्राइंगल पर गौर फरमाओ, वो क्या आ जाएगा बच्चों, VL नॉट बाई VR नॉट, क्लियर है। VL नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, VL नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, और VR नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, आई नॉट इंटू VR नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सएल अपॉन में आर। तो यहां से हमने क्या भी निकाल लिया, tan phi, phi बराबर tan इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर। एक्सएल की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, ओमेगा एन। अब यहां पर phi क्या है वो देखो, यहां पर phi क्या है वो देखो, phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड द करंट इन द सर्किट। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो phi था यहां पर वो भी हमने निकाल लिया, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों, इस ट्रायंगल से हम इंपीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल मतलब कि कुछ नहीं है यार, VL नॉट की जगह आई नॉट इंटू एक्सएल, इसकी जगह आई नॉट इंटू आर, इसकी जगह आई नॉट इंटू जेड वैल्यू पुट कर दो, तो सिंपली हम ये ना बनाने की बजाय हम सर्किट इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये क्या हो गया बच्चों आर, ये क्या हो गया बच्चों एक्सएल, और ये क्या हो गया बच्चों जेड, विच इज अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, और ये क्या होगा बच्चों phi, और सिंपली यहां से tan phi क्या आएगा जो हमने निकाला है, एक्सएल अपॉन में आर, और इसी को बोलते हैं बच्चों इम्पिडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, इम्पिडेंस ट्रायंगल, आया यहीं से ही है। मतलब बहुत जबरदस्त चीज है यार, ये सारी जानकारी आपको दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको बता रहा है। हमने सब कुछ तो निकाल लिया बच्चों, जेड हमने निकाल लिया, क्लियर एकदम। अगर जेड आ गया तो V नॉट आ जाएगा, जेड आ गया तो V नॉट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जेड आ गया तो, V नॉट बराबर आई इंटू जेड नॉट, सॉरी V नॉट बराबर आई नॉट इंटू जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? V नॉट आ गया, अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखनी है, V नॉट आ गया, साइन की जगह साइन, ओमेगा टी की जगह ओमेगा, और phi यहां से आ गया बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब इतना ही नहीं, हम इससे सारी जानकारी ले सकते हैं। क्या? अगर मान लो कोई पूछे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, जल्दी बोलो, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो कितना होगा बच्चों? 90 माइनस 5। मतलब ये पूछ रहा है वो, ये कितना होगा बच्चों? 90 माइनस 5। हर चीज मिल रही है आपको। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, क्या होगा? 90 माइनस 5। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? ये लीड कर रहा है इससे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस अगर मान लो कोई मेरे से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछे तो मैं क्या बोलूंगा? VL नॉट। VL नॉट कैसे निकलेगा? देखो VL नॉट कैसे निकलेगा, सब कुछ है यहाँ, पूरा ज्ञान है यहाँ। VL नॉट साइन, अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है? VL voltage drop across inductor leads the phase of applied voltage by 90 minus 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि क्या कर दूंगा? ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 90 माइनस 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये क्या आया था? फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और कितने एंगल से लीड कर रहा है? 90 माइनस 5 से। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब हम इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर उतार सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा PhD, पूरा ज्ञान यहाँ पर हो गया। इम्पीडेंस ट्रायंगल का फेस निकालना और लीड और लैग कौन कर रहा है ये भी हमें पता चल रहा है। अप्लाइड वोल्टेज लीड कर रही है बाय करंट बाय द एंगल ऑफ 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ में आएगा, इसको आप नोट करिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चन है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल दिया हुआ 3 ओम, रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 4 ओम, एक अप्लाइड ईएमएफ कनेक्टेड है यहाँ, सोर्स एसी सोर्स, जिसकी वजह से सर्किट में करंट की इक्वेशन दे रखी है, लेट्स से I इज इक्वल्स टू 10 sin ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, I नॉट हमें पता चल रहा है वो कितना है बच्चों? 10 एम्पेयर। क्लियर एकदम? मैं कह रहा हूँ क्या निकालना है? मैं कह रहा हूँ सारी चीज निकाल लो, PhD कर लो इस पर, PhD कर लेंगे इस पर, तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी आ जाए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं कुछ भी आ जाए हमें आता है, कुछ भी आ जाए हमें आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए ना बच्चों, सबसे पहले तो आप फेजर बना लो। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? फेजर। फेजर के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है भाई? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? करंट यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? सिंपली VR, और VL क्या आ जाएगा? यहाँ पर VL आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपली V यहाँ पर आ जाएगा लाइक दिस, और इसी को अगर हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है, तो सिंपली बच्चों डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? R, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? XL, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? Z, विच इज अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम Z निकाल लेते हैं। Z क्या होता है बच्चों? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो क्या होगा? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वो कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो आ जाएगा बच्चों 5 ओम। आपने निकाल लिया 5 ओम। अब सबसे पहले आप V नॉट निकाल लो बच्चों। V नॉट कैसे निकालते हैं? I नॉट इंटू Z से। तो क्या आ जाएगा बच्चों? I नॉट कितना है? 10, और Z कितना है बच्चों? 5, तो कितना आ जाएगा वो? 50 वोल्ट। मैं कह रहा हूँ सब कुछ निकाल लो आप। लेट्स से VL नॉट भी निकाल लो और VR नॉट भी निकाल लो। क्लियर है? VL नॉट कैसे निकलेगा बच्चों? I नॉट इंटू VL नॉट कैसे निकलता है? I नॉट इंटू XL। VR नॉट कैसे निकलता है बच्चों? I नॉट इंटू R। तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू XL कितना है बच्चों? 3। XL कितना है? 3, तो कितना आ गया बच्चों? 30 वोल्ट। और ये कितना है बच्चों? 10 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 40 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ है मैक्सिमम, वो कितना हुआ है बच्चों? वो कितना हुआ है? 30 वोल्ट। और इसके अक्रॉस कितना हुआ है बच्चों? 40 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस जो अप्लाइड ईएमएफ का मैक्सिमम है वो कितना है बच्चों? 50 वोल्ट। अब आप ये भी बोल सकते हो, या कोई आपसे पूछ सकता है यार 30 प्लस 40 तो 70 होता है, ये तो 50 आ रहा है। गलत, क्योंकि हम सिंपली ऐड करेंगे ही नहीं। अरे फेस की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, जब आपको पता ही है यहां से ये जो V है या V नॉट जो है वो निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? V नॉट स्क्वायर बराबर वो कैसे निकलेगा? V नॉट स्क्वायर बराबर VR नॉट स्क्वायर प्लस
वी एल नॉट स्क्वायर, इस तरीके से निकलेगा। सिंपली ऐड थोड़ी हो जाएगा कि वी नॉट बराबर वी आर नॉट प्लस वी एल नॉट। गलत है ये गलत है, ये गलत। आप फेस की बात ही नहीं कर रहे हो, आप फेस की बात ही नहीं कर रहे हो। जब आप एसी के साथ डील कर रहे हो, बिना फेस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर एकदम। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों, ये फाई फेज डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से tan फाई कितना आ जाएगा बच्चों, एक्सएल अपॉन में आर। दैट मीन्स एक्सएल कितना है बच्चों, 3/4। 3/4 tan फाई बराबर 3/4, तो फाई कितना आएगा बच्चों, 37 डिग्री। अब देखो सुनो, ये 37 डिग्री क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। यहां से आपको पता चल रहा है कि द फेज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज लीड द फेज ऑफ करंट बाय 37 डिग्री। और फेज ऑफ करंट कितना है बच्चों, ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो जो वोल्टेज की इक्वेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बच्चों, V इज इक्वल्स टू वी नॉट। वी नॉट कितना निकाला आपने, 50 साइन ओमेगा टी माइनस 30 प्लस 37। ये लिखूंगा बच्चों, ध्यान से सुनो। द फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द फेस ऑफ करंट बाय 37 डिग्री। दैट मीन्स अप्लाइड वोल्टेज का फेस लिखते टाइम मैं क्या करूंगा, करंट के फेस में 37 डिग्री ऐड कर दूंगा। करंट के फेस में 37 डिग्री ऐड कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये बच्चों कितना निकल के आ गया, 37 डिग्री। तो सिंपली ये कितना होगा बच्चों, 53 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं, v क्या आ जाएगा बच्चों, v नॉट कितना है, v नॉट कितना है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। क्लियर है? अब मान लो कोई पूछेगा, बताओ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये 30 क्या है, ये 30 क्या है, पीक वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए लेट्स से VL, वो क्या आएगा बच्चों, VL नॉट कितना निकाला बच्चों, 30 साइन। अब हम फेजर पे चलेंगे। यहां से हमें पता चल रहा है अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड द फेस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड द फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाय 53 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो सिंपली क्या कर देंगे, इसके फेस में 53 ऐड कर दो, या फिर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अप्लाइड वोल्टेज लीड द फेस ऑफ करंट बाय 90 डिग्री, मतलब करंट के फेस में 90 ऐड कर दो। बात तो एक ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो सिंपली क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 7 प्लस 53 डिग्री। ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। अगर कोई पूछे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, तो हम बोल सकते हैं द फेस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर लैग्स द फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाय 37 डिग्री। मतलब इसका अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप लिखना है VR, तो वो क्या होगा बच्चों, VR नॉट कितना है, 40 साइन ओमेगा टी प्लस 7, इसका फेस माइनस 37 डिग्री। दैट मीन्स 40 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। देखो ये फेस करंट के बराबर ही आ रहा होगा, 100% आ रहा है। और यहां से हमें पता चल रहा है देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब पूरी PhD कर लिया है यहाँ पर हमने। जो चीज वो पूछ सकता है सारी चीज हमने यहाँ निकाल ली, सिर्फ इस छोटे से ट्रायंगल से सारी चीज बता रहा है बच्चों यहाँ पर वो। क्लियर है? एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, सिंपल सेम प्रॉब्लम है, बस इस बार मैंने क्या ले लिया है, अप्लाइड वोल्टेज ले लिया है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों, V नॉट। ये क्या हो गया बच्चों, V नॉट। जैसे ही आपको मिल जाए, सबसे पहले ही काम होता है आप ट्राइंगल बना लो। ये क्या हो जाएगा बच्चों, I। ये क्या हो जाएगा, VR नॉट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, VL नॉट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, VL नॉट। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, V नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा। इंपीडेंस ट्रायंगल के लिए ये R आ जाएगा, ये XL आ जाएगा, और ये Z आ जाएगा, विच इज अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे अगेन Z वही आने वाला है, सेम। मैंने डाटा इसलिए सेम लिया है, बस मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ।
डाटा सेम मैंने दिया है, जेड 5 ओम ही आने वाला है। आई नॉट इस बार कैसे निकलेगा बच्चों, आई नॉट कैसे निकलेगा, आई नॉट क्या होता है बच्चों, आई नॉट बराबर वी नॉट बाय जेड, दैट मीन्स 50/5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 10 एम्पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए करंट हमें पता चल गया, करंट की इक्वेशन लिखनी है। अब देखो ये फाई जो है, ये फाई भी वही आने वाला है, ये फाई भी अभी भी वही आने वाला है, tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन में आर, मतलब कि 3/4, मतलब कि फाई कितना आ जाएगा बच्चों 37 डिग्री। ये फाई अभी भी कितना आने वाला है 37 डिग्री। और यहां से क्या पता चल रहा है, द फेस ऑफ करंट लेग्स द फेस ऑफ वोल्टेज बाय 37 डिग्री। दैट मीन्स अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट लिखना है तो क्या होगा, वो आई नॉट कितना है बच्चों 10 साइन, the phase of current lags the phase of voltage by 37 degree, that means like this। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? किसी के भी अक्रॉस अगर ड्रॉप लिखना है तो देखो VL नॉट क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी लिख दो, VL नॉट और VR नॉट क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। VL नॉट क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू XL, VR नॉट क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू R। I नॉट कितना 10 इंटू XL कितना है बच्चों 3, दैट मीन्स 30 वोल्ट, और ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 4, दैट मीन्स 40 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अगर मान लो मुझे VL निकलना है, VL मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या होगा VL नॉट क्या है 30। अब फेस के बारे में हम बात करेंगे, यहां से कुछ भी देख लो, कैसे ही देख लो, लेट्स से ये 53 डिग्री, तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, द फेस ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड्स द फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाय 53 डिग्री। दैट मीन्स इसके फेस में आप 53 ऐड कर दो, बात तो एक ही है। दैट मीन्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 53, मतलब कि इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम करनी है आपको आ रही है? क्लियर एकदम? इनको आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों आरसी सर्किट की तरफ। वही सेम है बच्चों, मैंने एक रजिस्टर ले लिया और एक कैपेसिटर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस R, इसका इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विच इज 1/ωc, यू नो दैट। मान लीजिए इसको मैंने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया और उसकी वजह से सर्किट में करंट है, लेट्स से I = I0 sin ωt, where I0 is the maximum value of current। क्लियर है? चलो इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल निकालना है, अप्लाइड EMF मुझे निकालना है। मुझे मालूम है ये कुछ इस तरीके से आएगा, V = V0 sin ωt। देखिए इस केस में मुझे मालूम है, ऑल्दो मुझे मालूम है इस केस में जो है वोल्टेज जो है करंट से लैग करेगी, मतलब -5 आएगा, लेकिन मैं प्लस माइनस फेजर से निकालूंगा, मैं सिंपली +5 ही लिख रहा हूं। मुझे मालूम है यहाँ माइनस साइन आएगा, क्योंकि आपको मालूम है वोल्टेज, अगर मान लो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो वोल्टेज क्या होती एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग कर जाती। क्लियर एकदम? तो मतलब -π/2 में लिख देता। अब एग्जैक्टली π/2 से नहीं करेगी, कुछ और एंगल होगा वो हम निकालेंगे, और प्लस माइनस भी हम फेजर से ही सीखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा भाई चलते हैं भाई, समझ में आ गया। ठीक, अब सबसे पहले फेजर बनाने के लिए हम रेफरेंस किसको ले लेंगे बच्चों? करंट को। हमने करंट को रेफरेंस ले लिया, ये I। क्लियर एकदम? अब देखो VR किधर बना दूंगा मैं, इधर की तरफ, वही सब कुछ सेम पैरामीटर है। हम VR लेंगे, VR नॉट लेंगे, VC लेंगे और VC नॉट लेंगे। VC क्या है? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, और VC नॉट क्या होगा? उसकी पीक वैल्यू। सेम केस VR और VR नॉट, जो कि अभी लास्ट उसमें ही डिस्कस किया है। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? VC किधर बनाऊंगा बच्चों? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वो क्या करता है? लैग करता है लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको अगर मैं बच्चों फेजर से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? I, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? लेट्स से VR नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? लेट्स से VC नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? V नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगा बच्चों? फेज डिफरेंस फाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगेन वही सब बेसिक पैरामीटर कि VR नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? VR नॉट को I0 इंटू R, और VC नॉट को क्या लिख सकता हूं बच्चों में? I0 इंटू XC, और यहां से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? लेट्स से यहां पे कर देता हूं, V0 स्क्वायर बराबर VR नॉट स्क्वायर प्लस
वी सी नॉट स्क्वायर। अब तो वैल्यू पुट करनी है, वी आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर कॉमन तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो वी नॉट बराबर आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। दैट मीन्स वी नॉट बाय आई नॉट बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, जेड, इम्पीडेंस। इसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए हमने इम्पीडेंस निकाल लिया, अगेन वैसा सही आया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से बच्चों हम आई नॉट निकाल सकते हैं। आई नॉट क्या आएगा बच्चों, आई नॉट क्या आने वाला है यहाँ से, वी नॉट बाय जेड। आई नॉट निकल गया, सॉरी आई नॉट तो हमें पता ही था, आई नॉट तो हमें पता ही था, यहाँ से हम वी नॉट निकाल सकते हैं। वी नॉट क्या आ जाएगा बच्चों, आई नॉट इंटू जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा भाई, अब यहाँ से इंपेडेंस ट्रायंगल बनाना है तो इंपेडेंस ट्रायंगल भी यहीं से ही बनेगा। कैसे, वी आर नॉट की जगह सिंपली आई नॉट कैंसिल आउट होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्स सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों जेड, विच इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्या है बच्चों, फाइव। अब देखो यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ से हमें पता चल रहा है फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट इन द सर्किट एंड अप्लाइड वोल्टेज। एंड इन दिस केस applied voltage lags the phase of current by phi. Applied voltage lags the phase of current by phi. That means इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए, V is equals to V naught sin omega t minus phi. तो प्लस माइनस में किसको देख के लगाऊंगा, फेजर से ही लगाऊंगा। और तो मुझे मालूम था लैग कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये कैसे बनाया मैंने, the phase of applied voltage lags the phase of current by phi। मतलब फेस, करंट के फेस में फाई को माइनस करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। सेम केस में वीएल और वीसी भी निकाल सकता हूं, वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे। क्या ये आपको समझ में आया है? बेसिक सी चर्चा क्या आपको ये समझ में आ गई है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत जबरदस्त है यार, इससे हमें सब कुछ पता चलेगा और इससे हम इंपेडेंस ट्रायंगल बना सकते हैं। क्लियर है एकदम? चलिए प्रॉब्लम करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए बच्चों एक सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं। मान लो आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, एक्सी गिवन है 3 ओम, और अप्लाइड वोल्टेज है V इक्वल्स टू 10 sin ओमेगा t माइनस 30 डिग्री। और क्या निकालना है, पीएचडी का डालो। पीएचडी मतलब सारी चीज यहाँ पर निकाल डालो, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ से हमें पता चल रहा है वी नॉट कितना है बच्चों, वी नॉट कितना है 10 वोल्ट। वी नॉट कितना है 10 वोल्ट। यहाँ से हमें जेड मिल जाएगा। जेड कितना आएगा बच्चों, जेड मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस विच इज एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो कितना होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 ओम। वैल्यू में बार बार इसलिए सेम ले रहा हूँ ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए, कैलकुलेशन से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब हमें आई नॉट निकालना है तो आई नॉट कैसे आ जाएगा बच्चों, वी नॉट बाय जेड, दैट मीन्स 10 बाय 5 विच इज 2 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई नॉट आ गया। अब देखो, अगर मुझे VL नॉट या VC नॉट या VR नॉट चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। VC नॉट क्या होगा बच्चों, आई नॉट इंटू XC, और VR नॉट क्या होगा बच्चों, आई नॉट इंटू R। दैट मीन्स आई नॉट कितना है बच्चों 2, XC कितना है बच्चों, XC कितना है 3, तो कितना आ जाएगा ये 6 वोल्ट। आई नॉट कितना है 2, R कितना है 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों 8 वोल्ट। मतलब मैक्सिमम ड्रॉप यहाँ पर कितना हुआ है 6 वोल्ट, और यहाँ पर कितना हुआ है मैक्सिमम ड्रॉप 8 वोल्ट। अगेन 8 + 6 14 होता है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है वो 10 है। ऐसा नहीं करना है, ये 10 किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे हम करते हैं फेजर से। क्लियर है? अब इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों VR नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों VC नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों V नॉट। और इसी से ही हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, इसी से ही हम क्या निकाल लेंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों R, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों XC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों Z, विच इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों 5, और यहाँ से 10 5 क्या आ जाएगा बच्चों, वही सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है। 10 5 क्या आ जाएगा XC अपॉन में R, वहां पर क्या आता था XL अपॉन में R, XC अपॉन में R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये 10 5 बराबर XC कितना है ये 3,
3/4 दैट मीन्स फाई कितना आ जाएगा बच्चों 37 डिग्री। अब इस 37 डिग्री को समझो, ये क्या है, द फेस ऑफ वोल्टेज, द फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज लेट्स द फेस ऑफ करंट बाय 37 डिग्री, या फिर द फेस ऑफ करंट leads the face of current leads the face of applied voltage by 37 डिग्री। अब देखो फेस ऑफ वोल्टेज पता है, हमें करंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, I बराबर आई नॉट कितना आया बच्चों 2 साइन द फेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज leads the face of voltage EMF applied the face of current leads the face of applied voltage by 37 degree, that means क्या आ जाएगा sin ओमेगा टी माइनस 30 प्लस 37 डिग्री। तो क्या आ गया, ये आई की इक्वेशन क्या आ गई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम केस, अब अगर आपको VL और VR VL और VC चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। VL क्या आएगा बच्चों, VL नॉट कितना है 6 साइन। चलो फेस के बारे में बात करते हैं, फेस के बारे में अगर बात करेंगे, हमें क्या चाहिए VC। अगर हम यहां पे बात करें तो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, द फेस ऑफ ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर lags the face of current by 90 डिग्री, या फिर lags the face of applied voltage by 53 डिग्री, एक ही बात है। क्लियर एकदम? अब देखो हमें क्या पता है, लेट्स से करंट भी पता है, अप्लाइड वोल्टेज भी पता है, हम क्या कर सकते हैं, इट lags the face of current by 90 डिग्री, तो इसके फेस में 90 डिग्री माइनस कर दो, वही रिजल्ट आएगा। या फिर इसके फेस में, अप्लाइड वोल्टेज के फेस में 53 डिग्री माइनस कर दो, वही रिजल्ट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। सेम केस, हमें अगर निकालना है VR, तो क्या आएगा वो VR नॉट विच इज 8 साइन, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। सो क्या आ जाएगा, सेम सिंपल यही फेस उठ करके आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको पूरी चर्चा एकदम क्लियर है? मतलब इससे ज्यादा वो पूछ ही नहीं सकता, सारा ज्ञान यहाँ पर आ गया, सारे फेसेस का ज्ञान यहाँ पर आ गया। क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों सीरीज LCR सर्किट, जो कि हमें पढ़ना था। और इस सर्किट को पढ़ने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, लेकिन उससे हमें कोर नॉलेज हो गई, और अब यहाँ पर इसकी हम PhD कर लेंगे। लेट्स से सीरीज LCR सर्किट है। एक्सएल क्या है आपको पता ही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। मान लीजिए मैंने इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और एक ऐसा सोर्स है AC सोर्स, इसकी वजह से सर्किट में करंट दौड़ रहा है I = I नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए अब इसका जो है अप्लाइड वोल्टेज देखो बच्चों किस तरीके से हो सकती है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमें V नॉट निकालना है और फाई देखना है, और प्लस माइनस तो मैं फेजर डायग्राम से ही लगाता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा भाई, चलो भाई, अब मान लो करंट को मैं रेफरेंस लेता हूं, जो कि हमने लिया ही है, करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ VR बच्चों? VR की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको मालूम ही है VR की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ VC कैपेसिटर के केस में क्या है? कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या करता है? लैग। तो VC ये हो गया, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। तो VL ये हो जाएगा बच्चों। अब इसी को हमें फेजर पर दिखाना है, सबसे सिंपल है भाई, इसी को हमें फेजर पे दिखाना है। चलो भाई दिखाओ फेजर पे। यहां पर क्या आ गया? करंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? VR नॉट। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? VR नॉट। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो VC नॉट। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? VC नॉट। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो VL नॉट। अब ये बहुत जबरदस्त चीज है, यहां से देखो हमें क्या क्या पता चल रहा है। नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? इट इज 180 डिग्री, दैट मींस दे आर आउट ऑफ फेज। बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकल रहे हैं यहां पर।
इट इज 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा सब्ट्रैक्टिव ही होगा। कहने का मतलब है मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट का, इसके क्रॉस हो रहा है लेट से 3 वोल्ट का, और अगर मैं यहां पर एक वोल्टमीटर लगा दूं जो कि एसी को मेजर कर सकता है, तो वो कितनी रीडिंग देगा? 2। वो कितनी रीडिंग देगा? 2, विच इज 5 - 3। कैसे पता चला? यहां से पता चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा सब्ट्रैक्टिव ही होगा, आइदर VL - VC या फिर VC - VL। ये डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, VL0, VR0 और VC0 को मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। VL0 को क्या लिख सकता हूं? I0 इंटू XL। VC0 को क्या लिख सकता हूं? I0 इंटू XC। और VR0 को क्या लिख सकता हूं? I0 इंटू R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर बच्चों 3 केसेस हो सकते हैं। VL0 बराबर VC0, ये एक स्पेशल केस है जिसको हम बाद में जाके रेजोनेंस के नाम से पढ़ेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। क्लियर एकदम? मतलब कि 2 केसेस यहां पर हो सकते हैं बच्चों। कौन कौन से? कि VL0 इज ग्रेटर देन VC0 या फिर VC0 या फिर VL0 इज लेस देन VC0। अब देखो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये प्योरली इस बात पे डिपेंड करेगा। देखो VL0 की वैल्यू पुट करो, यहां से क्या आ जाएगा? I0 इंटू XL इज ग्रेटर देन I0 इंटू XC। I0 से I0 कैंसिल, दैट मींस XL इज ग्रेटर देन XC। दैट मींस सर्किट देखते ही पता चल जाएगा। If XL is greater than XC, that means डोमिनेंट पार्टी क्या होगी? VL0। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। मतलब कि किसकी तरह बिहेव करेगा? इफेक्टिवली इंडक्टिव सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, और नेट वोल्टेज इधर आएगी और वोल्टेज जो है लीड करेगी, वोल्टेज जो है लीड करेगी करंट से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर ये केस है तो क्या बन जाएगा? I0 XL इज लेस देन I0 XC, दैट मींस XL इज लेस देन XC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस केस में जो फेजर है उन दोनों का नेट नीचे की तरफ होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां से आएगा, और उस केस में वोल्टेज क्या करेगी? लैग करेगी। दैट मींस कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, लाइक दिस। ये I हो जाएगा, ये अपना VR0 हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आने वाला है, दैट मींस कहीं यहां, और वो क्या होगा बच्चों? VL0 माइनस VC0, और इन दोनों का रिजल्टेंट वही क्या होगा? V0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बनेगा। और इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में क्या होगा बच्चों? I इधर, VR0 इधर, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? VC0 माइनस VL0, इन दोनों का रिजल्टेंट लेट से V0, और ये क्या होगा? फेज डिफरेंस। मतलब इस केस में वोल्टेज लीड कर रही है, इस केस में वोल्टेज लैग कर रहा है। कितने एंगल से वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब कोई भी केस ले लो, कोई भी एक केस ले लो, मान लीजिए यही मैं केस ले लेता हूं, ये वाला मैं केस ले लेता हूं, कोई भी एक केस ले सकते हो आप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें तो बस फाई और जेड और कुछ बेसिक कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस तो मैं लगाना आपको तसल्ली से सिखा दूंगा। क्लियर एकदम? चलो भाई, मान लो मैं ये केस ले लेता हूं, तो क्या इक्वेशन बनेगी यहां से? पाइथागोरस थ्योरम या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या इक्वेशन बनेगी? जल्दी बोलो बच्चों। V0 स्क्वायर बराबर VR0 का स्क्वायर प्लस VL0 माइनस VC0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। V0 स्क्वायर की जगह I0 इंटू R, दैट मींस I0 स्क्वायर प्लस यहां पर I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर, I0 स्क्वायर कॉमन, या फिर I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहां पर I0 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर होके बाहर आएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे भाई? V0 स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो V0 बराबर I0 R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये यहां पे आ जाएगा। तो V0 बाय I0 बराबर अंडर रूट क्या आ गया? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और बच्चों अगेन ये क्या बन जाएगा? Z, इंपिडेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। दैट मींस इसका अगर मैं इंपीडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा तो बच्चों कैसे बनेगा? सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? R, ऊपर क्या आ जाएगा? XL माइनस XC, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? Z, विच इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये एंगल क्या होगा? फाई, और यही क्या होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए हमारे पास Z आ गया। अब हमारे पास Z आ गया तो V नॉट कैसे निकलता है बच्चों? V नॉट कैसे निकलता है? I नॉट इंटू जेड, I नॉट इंटू जेड। ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें बच्चों क्या निकालना है? फाई। अब हमें बच्चों क्या निकालना है? फाई। वो यहां से निकल जाएगा बच्चों, वो यहां से निकल जाएगा बच्चों। तो टेन फाई क्या आएगा बच्चों? टेन फाई क्या आ जाएगा? टेन फाई क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी देखो, XL माइनस XC अपॉन में R, XL माइनस XC अपॉन में R। मैं कह रहा हूं अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। आप हमेशा मॉड में निकालो, आप हमेशा मैग्नीट्यूड निकालो, प्लस माइनस की टेंशन मत लो कि XL माइनस XC या XC माइनस XL क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कह रहा हूं आप मैग्नीट्यूड निकालो, खाली मैग्नीट्यूड निकालो। आप अब XL बड़ा है, XC बड़ा है, XC बड़ा है, XL बड़ा है, क्या है क्या नहीं वो बात की चीज है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड तो निकाल लो, चाहे XL माइनस XC कर दो या XC माइनस XL कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। प्लस माइनस में मत जाओ। ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया, टेन फाई बराबर XL माइनस XC बाय R, यहां से फाई निकल जाएगा। फाई क्या होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट इन द सर्किट एंड अप्लाइड वोल्टेज। अब लीड और लैग कौन करेगा? वो फेजर बताएगा। अगर मान लो XL इज ग्रेटर देन XC है तो ये सिचुएशन बनेगी, मतलब कि यहां पर फाई प्लस के साथ पुट किया जाएगा। अगर XC इज लेस देन XL है, XC इज ग्रेटर देन XL है, XC इज ग्रेटर देन XL है, तो ये सिचुएशन बनेगी, तो यहां पर फाई माइनस के साथ पुट किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट्स द सीरीज LCR सर्किट। ये कुछ केसेस हैं और ये पूरी रामायण है सीरीज LCR सर्किट की। बाकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम करेंगे, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? न्यूमेरिकल में तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज भी निकालना सिखाऊंगा, इंपेडेंस सब निकालना सिखाऊंगा। क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं और इस प्रॉब्लम में हम पूरी PhD कर लेंगे, इसकी हर एक चीज हम निकाल लेंगे ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब तो कुछ भी पूछ ले, सारा खेल हम कर सकते हैं। ये सीरीज LCR सर्किट है बच्चों। रेजिस्टेंस 3 ओम, XC 8 ओम और XL 12 ओम, और यहाँ पर इस बार वोल्टेज की इक्वेशन दे दी है। लेट्स से अप्लाइड EMF दे दी है V = 20 sin ωt - 30 डिग्री। क्लियर एकदम? जो गिवन है वो लिख लो बच्चों। V नॉट कितना गिवन है बच्चों? V नॉट कितना गिवन है? 20 ओम। V नॉट कितना गिवन है? 20 वोल्ट। V नॉट गिवन है 20 वोल्ट। XL गिवन है 12 ओम, XC गिवन है 3 ओम, और रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों, XC गिवन है 8 ओम और रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखो यहीं से ही देखने से पता चल गया कि XL इज ग्रेटर देन XC, दैट मींस इस केस में वोल्टेज क्या करेगी? लीड करेगी। ओवरऑल वोल्टेज क्या करेगी? लीड करेगी। ये मुझे देखने से ही पता चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं नेट रेजिस्टेंस, वो होता है इंपेडेंस, वो होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC क्या आ जाएगा बच्चों? 4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 5 ओम। अब इसके बाद क्या निकालूंगा बच्चों? सिंपल देखो सब कुछ वही है। I नॉट वो कैसे निकलेगा? V नॉट बाय Z। V नॉट कितना है बच्चों? 20। Z कितना है बच्चों? 5। तो ये क्या आ गया? 4 एम्पेयर। I नॉट कितना आ गया? 4 एम्पेयर। अब मैं हर एक के क्रॉस होने वाला ड्रॉप का मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं, मतलब कि VL नॉट निकालते हैं, VC नॉट निकालते हैं और VR नॉट निकालते हैं। चलिए VL नॉट क्या होगा बच्चों? VL नॉट क्या होगा? I नॉट इंटू XL, दैट मीन्स 4 इंटू XL कितना है बच्चों? 12। तो कितना आ जाएगा ये? 48 वोल्ट। कितना आ गया ये? 48 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? नाउ VC नॉट क्या होगा बच्चों? I नॉट इंटू XC, दैट मीन्स 4 इंटू XC कितना है? 8, दैट मीन्स 32 वोल्ट। और VR नॉट कितना होगा बच्चों? I नॉट इंटू R, दैट मीन्स 4 इंटू 3, दैट मीन्स 12 वोल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली हर एक के अक्रॉस।
ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली हर एक के अक्रॉस। क्लियर एकदम क्लियर है। अब हम बनाएंगे ट्राइंगल, इंपेडेंस ट्राइंगल बना लीजिए। चलिए ये क्या होगा बच्चों R, क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC है तो ओवरऑल यहाँ पे चला जाएगा XL माइनस XC, और ये क्या हो जाएगा बच्चों Z विच इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों फाई यहां से tan फाई क्या आएगा बच्चों, tan फाई क्या आएगा XL माइनस XC अपॉन में R विच इज कितना आ जाएगा 4/3, tan फाई कितना आ गया 4/3, तो फाई कितना हो गया बच्चों 53 डिग्री। सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब नाउ क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC है, दैट मींस यहां पर तो अपना I होगा और यहां पर अपना V होगा। यहां से क्या पता चल रहा है, द फेस ऑफ वोल्टेज लीड द फेस ऑफ करंट बाय 53 डिग्री, या फिर द फेस ऑफ करंट लैग द फेस ऑफ वोल्टेज बाय 53 डिग्री। हमें तो करंट की इक्वेशन बनानी है, तो बच्चों क्या होगा करंट I इज इक्वल टू I नॉट कितना लगा रहा बच्चों 4 साइन अब the phase of current lag the phase of voltage by 53, that means फेस ऑफ करंट निकालने के लिए वोल्टेज के फेस में से 53 माइनस कर दो, दैट मींस ओमेगा टी माइनस 30 माइनस 53, दैट मींस आई की इक्वेशन क्या बन गई 4 साइन ओमेगा टी माइनस 83 डिग्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब अगर VL VC VR निकालना है वो भी निकल जाएगा। VL क्या होगा बच्चों VL नॉट कहां है 48 साइन। चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या होगा बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहां पर अगर मैं फेजर की बात करूं तो क्या होगा, इसका एकदम रियल फेजर बनाऊं तो बच्चों कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी लाइक दिस। यहां पर I होगा, यहाँ VR आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए VC नॉट, यहाँ पर क्या आना चाहिए VL नॉट। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब VL इज ग्रेटर देन VC है, दैट मींस ओवरऑल कहीं यहाँ आना चाहिए VL माइनस VC, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा V। क्लियर है? और ये एंगल कितना आ रहा है 53 डिग्री, ये एंगल कितना आ रहा है 53 डिग्री। Now what is the phase difference between voltage drop across inductor and applied voltage? कितना है ये 37 डिग्री। कौन लीड कर रहा है voltage across inductor lead the applied voltage by 37 degree, that means 48 साइन। अब क्या करेंगे, अगर इसका फेज चाहिए तो इसके फेज में 37 ऐड कर दो। इसका फेज क्या है ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो ये क्या आ गया 48 साइन ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब हम कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ निकाल सकते हैं सिर्फ इस फेजर के माध्यम से और बेसिक नॉलेज से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनको आप नोट करिए। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे पावर की। हमने सीरीज LCR सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मतलब बहुत डीप एनालिसिस किया है हमने हर एक चीज़ का, हमें सारी चीज़ें निकालनी आ गई हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पावर की। वही पहले सिंपल R सर्किट लेंगे, फिर L, फिर C, फिर सीरीज LCR सर्किट पर हम अटैक करेंगे। क्लियर एकदम? पावर क्या है ये आप जानते ही हैं, इट इज अ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। क्लियर है एकदम? अब अगर हम बात करें बच्चों प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, और यहीं से ही आपको IRMS VRMS की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। मान लीजिए ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है बच्चों, और लेट्स से अप्लाइड वोल्टेज इज V0 साइन ओमेगा टी, तो हमें पता है इसके केस में करंट कितना आने वाला है I0 साइन ओमेगा टी, देयर इज नो फेज डिफरेंस। क्लियर है? अब पावर क्या होता है बच्चों VI। तो इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी टाइम पर क्या आ जाएगी बच्चों, वो V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो अब हम इंस्टेंटेनियस पावर का तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना यार, बिजली अब ऐसा तो है नहीं आप हमारे हाउस होल्ड में आपने स्विच दबाया और एकदम पल की पावर निकाल रहे हो, पल की एनर्जी निकाल रहे हो, नहीं ऐसा तो नहीं होता। हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं। हम जो बिजली का बिल भरते हैं वो भी मंथली बेसिस पर होता है, मतलब एवरेज। हमें सारा खेल किसका है, एवरेज का। अब हम निकालते हैं बच्चों एवरेज पावर।
मतलब कि एवरेज पावर। अब एवरेज निकालना तो हमने सीख ही रखा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यू नो वेरी वेल। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो कितना आएगा बच्चों, वी नॉट आई नॉट बाय 2। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई नॉट बाय रूट टू वी नॉट बाय रूट टू। और ये देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, आई आर एम एस वी आर एम एस, वेरी गुड। यहां से समझो, मतलब एवरेज पावर क्या आ गया, आई आर एम एस वी आर एम एस। और आई आर एम एस वी आर एम एस क्या होता था, करंट और वोल्टेज की एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि आई नॉट बाय रूट टू है। और आई नॉट वी नॉट क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू। आई नॉट वी नॉट क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू। और वी एवरेज क्या है, आई आर एम एस और वी आर एम एस, आई आर एम एस और वी आर एम एस। और देखो बच्चों, किसी भी इंस्टेंट पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर, रूट टू से इसको डिवाइड कर दो, रूट टू से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू आर। क्लियर एकदम। अब यही वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, तो अगर मान लो मैं v की जगह आई आर एम एस इंटू आर यहां पर पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन में आर। दैट मीन्स जो भी फॉर्मूले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे पावर के, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, वो सब क्या था, वी आर एम एस। वो सब क्या था, वी आर एम एस। दैट मीन्स कहीं पर भी कुछ चीज दी हुई होती है, वो वी आर एम एस होती है। अब देखो वी आर एम एस का सिग्निफिकेंस जानो, हमने लगाया तो एसी सोर्स ना, और हमारे घरों में तो एसी सोर्स ही लग रहा है ना, हमने लगाया तो एसी सोर्स ना, और पावर कितना आया, वी आर एम एस आई आर एम एस, या फिर आई स्क्वायर आर एम एस आर, या फिर वी स्क्वायर आर एम एस बाय आर। तो आर एम एस वैल्यू का सिग्निफिकेंस ही ये है बच्चों, क्या कि अगर किसी रजिस्टर या किसी सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराया जाए, एंड दैट कांस्टेंट करंट इज बच्चों आई आर एम एस, तो वो सेम हीट जनरेट करेगा सेम टाइम में, जितना कि एक एसी सोर्स जिसका करंट क्या है, वो आई आर एम एस से आया है, सेम रजिस्टर में सेम टाइम में सेम हीट जनरेट करेगा। सुनो फिर से रिपीट करता हूं भाई, एक एसी सोर्स है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से हमने लगाया, और हमने बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन करी, और P एवरेज क्या आ गया, V नॉट I नॉट बाय रूट टू। इसको हमने मॉडिफाई कर लिया, तो आ गया V आर एम एस I आर एम एस। मतलब हमने देखा कि अगर और इसको और आगे बढ़ाया जाए, तो आई स्क्वायर आर एम एस आर बराबर वी स्क्वायर आर एम एस बाय आर। अब हमने देखा कि मान लो इसी रेजिस्टेंस में एक कांस्टेंट करंट दौड़ाया जाए, तो भी कितनी पावर आएगी बच्चों, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। सेम रिजल्ट। यही सिग्निफिकेंस है बच्चों, बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यही सिग्निफिकेंस है। वो सेम हीट जनरेट कर रहा है सेम टाइम में, सेम रजिस्टर में, जितनी एक एसी करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जितने भी फॉर्मूले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, वो गलत नहीं थे, वो सब ठीक थे। बस वहां पर वो V और I क्या था, वी आर एम एस आई आर एम एस। जो इंडिया में सप्लाई है बच्चों 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो ये 220 वोल्ट है क्या बच्चों, वी आर एम एस है। तो V नॉट निकालने के लिए क्या करूंगा, V नॉट निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है VRMS बराबर V नॉट बाय रूट टू। V नॉट निकालने के लिए IRMS को रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको VRMS IRMS का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है? तो VRMS IRMS का सिग्निफिकेंस यही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको अगर एक रजिस्टर में फ्लो कराया जाए तो वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा सेम टाइम में, जितना कि अगर उसी रजिस्टर को सेम टाइम के लिए उसके AC से कनेक्ट किया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ये बहुत टिपिकल टास्क है, और ये सब क्यों ही करना है जब आपको सिंपल सा फंडा मालूम है यार,
इसकी आरएमएस निकाल, इसकी आरएमएस निकाल और सीधा फॉर्मूला में पुट कर दे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़े थे। सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों एवरेज पावर कंजम्पशन। अब हम पढ़ेंगे एवरेज पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। चलिए ठीक है भाई, तो अब हम क्या ले लेते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं। अच्छा भाई, एक कैपेसिटर ले लेते हैं। तो अगर आपने कैपेसिटर ले लिया तो करंट की इक्वेशन क्या आने वाली है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दैट मीन्स सिंपली आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंस्टेंटेनियस पावर क्या बन जाएगी बच्चों, V इंटू आई, वो क्या हो जाएगा, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 यहाँ जाएगा तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। और इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, V नॉट आई नॉट बाय 2, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी वो कितनी होती है बच्चों, 0। So what is the average power consumption in case of purely capacitive circuit? It is 0. It is 0. There is no power consumption. बहुत important है. There is no power consumption in case of purely capacitive circuit. Same case अगर हम purely inductive circuit भी ले लेते हैं तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, अगर ये है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी तो I बनता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दैट मीन्स माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। P इंस्टेंटेनियस क्या बन जाएगा बच्चों, V I, दैट मीन्स V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसके साथ भी सेम प्रोसीजर करेंगे और एवरेज पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या आ जाएगी बच्चों, अगेन 0। दैट मीन्स सीरीज एलसीआर सर्किट में, दैट मीन्स अक्रॉस इंडक्टर there is no power consumption, there is no energy consumption. Again across capacitor there is no power consumption, there is no energy consumption. सारी की सारी एनर्जी कंजम्पशन कहाँ होती है बच्चों, ओनली अक्रॉस रजिस्टर। जो एनर्जी खाता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो सारा का सारा उसका रोल किसमें होता है, किसका रोल होता है उसमें, प्योरली रजिस्टर का रोल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि हमने देख लिया इन दिस केस ऑल्सो एवरेज पावर कंजम्पशन इज 0, इन दिस केस ऑल्सो एवरेज पावर कंजम्पशन इज 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों सर्किट हमने अलग अलग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर कंजम्पशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ये एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, आपको भी मालूम है एक्सएल एक्ससीआर, और ये एक अप्लाइड ईएमएफ है V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, ये सब अब एक करंट की इक्वेशन बन जाएगी। लेट्स से मैंने केस ले लिया एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो करंट की इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। क्लियर एकदम? ये यहाँ से इंपेडेंस ट्रायंगल से हमें इजीली निकल जाएगा। यहाँ से tan फाई कितना आ जाएगा बच्चों, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, चलो भाई, अब हमें एवरेज पावर निकालनी है तो सिंपल है यार, निकाल दो। इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी एक टाइम पर क्या होगी बच्चों, V इंटू आई। वैल्यू पुट करो बच्चों, वैल्यू पुट करो। चलो V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। चलो अब हम क्या काम करेंगे, V नॉट आई नॉट कॉमन साइन ओमेगा टी, इसको हम ओपन कर देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ इसको मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस फाई, सॉरी साइन
फाई, इसको आगे मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस वी नॉट आई नॉट। देखो बच्चों साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर की टर्म 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई अपॉन में 2। क्या ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर बच्चों। क्लियर एकदम। अब अगर हमें एवरेज पावर निकालना है, एवरेज पावर निकालना है तो देखो बच्चों वी नॉट आई नॉट एज इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई तो कांस्टेंट है क्योंकि फाई यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आएगी 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आएगी 1/2 कॉस फाई एज इट इज साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो बस यही रिजल्ट आ गया। क्लियर एकदम। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे वी नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2 कॉस फाई, और ये तो देखा देखा लग रहा है बच्चों। तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितना आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और बच्चों यहां पर इस कॉस फाई को बोलते हैं हम पावर फैक्टर। अपना मीटर का बिल उठाना, वहां पे ये टर्म जरूर होगी पावर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉस फाई क्या होता है बच्चों यहाँ पर पावर फैक्टर। दैट मीन्स दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। और इस पावर फैक्टर को इस ट्रायंगल से आसानी से निकाला जा सकता है। जल्दी बोलो बच्चों यहाँ से कॉस फाई क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स आर बाय जेड। तो पावर फैक्टर कितना आ गया बच्चों आर बाय जेड। पावर फैक्टर कितना आ गया बच्चों आर बाय जेड। और किसी भी इंस्टेंट पर मैं क्या लिख सकता हूं वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि यहां पर हम कन्वर्जन कर सकते हैं किस तरीके से, कॉस फाई की वैल्यू डाल दो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई क्या हो जाएगा बच्चों आर बाय जेड। कॉस फाई क्या हो गया आर बाय जेड। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे यहां से, अब एक काम करते हैं यहां से उठा करके वी आर एम एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू जेड। वी आर एम एस की जगह क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू जेड। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। कहने का मतलब है हम जनरल एक्सप्रेशन इसके निकालते जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन वी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर। उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सो दैट्स द पावर फैक्टर एंड दैट्स द पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। और जितने भी हमने स्पेशल केस पढ़े वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। मतलब कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट, देखो प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा बच्चों? प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा जल्दी बोलो? प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए जेड कितना होगा? जेड किसके बराबर होगा? आर के। प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए जेड किसके बराबर होगा? आर के। उस केस में फाई कितना हो जाएगा बच्चों? 0। उस केस में फाई कितना हो जाएगा बच्चों? 0। उस केस में फाई कितना हो जाएगा? 0। और कॉस फाई क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस फाई क्या आ जाएगा बच्चों? 1। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा? वी आर एम एस आई आर एम एस। ये आप जानते ही हैं। क्लियर है? अगर मान लो प्योरली कैपेसिटिव या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी हुआ, उस केस में फाई कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री प्लस माइनस पाई बाय 2। फाई कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस पाई बाय 2। और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। तो यहां पर एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? 0। मतलब दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए।